अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग का नाम है वेरिएशन। माने क्या होता है? वेरिएशन माने क्या होता है? वेरिएशन माने होता है डिग्री ऑफ डेविएशन। माने होता है डिग्री ऑफ डेविएशन। मतलब वेरिएशन माने होता है भिन्नता, विभिन्नता। यानी कि हमने कहा था कि अगर राकेश रोशन के 5 उंगलियां हैं, उनकी पत्नी के भी 5 उंगलियां हैं, मानव जात भी 5 उंगली वाली है, लेकिन ऋतिक रोशन के 6 उंगली हो गई, तो ऐसा लगता है कि संतान माँ बाप से डेविएट हो गई, माँ बाप से भिन्न निकल गई, है ना। मान लो ऋतिक रोशन के एक और भाई होता, 6 के बजाय 7 उंगलियां होती, तो 7 उंगली वाला ज़्यादा ही टेढ़ा निकल गया। तो माँ बाप से या हम अपनी स्पीसीज से कितने भिन्न हो जाते हैं, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डेविएशन, अर्थात वेरिएशन। और हम तुम्हें बताएंगे कि वेरिएशन जो होती हैं, इनके 2 मुख्य कारण होते हैं या 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 सोमैटिक वेरिएशन। नंबर 1 सोमैटिक वेरिएशन। हम तुमसे कहते थे, अगस्त बीजवान ने कहा था कि जो शरीर का हिस्सा दिखता है इसको सोमैटोप्लाज्म कहते हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार जाता है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो जर्म प्लाज्म बेसिकली डीएनए को। तो इसी तरह वेरिएशन 2 प्रकार की होती है, सोमैटिक वेरिएशन और जेनेटिक या जर्मिनल वेरिएशन। ठीक, डिग्री ऑफ डेविएशन को वेरिएशन कहते थे। ये जो सोमैटिक वेरिएशन होती हैं, ये जो बॉडी सरफेस तुम्हें दिखता है, अर्थात सोमैटिक सेल्स में इन्फ्लुएंस के कारण आती है, पहली बात। और दूसरी बात हम बताएंगे कि जो सोमैटिक वेरिएशन होती हैं, ये हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती। कैसी होती है? नॉन इनहेरिटेबल होती है। नॉन इनहेरिटेबल होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती। हम तुमसे कहे भी थे कि जो लक्षण तुम्हारे अंदर जन्म से हैं, इसका मतलब वो लक्षण तुम्हें माँ बाप से मिले, और जो तुम्हें माँ बाप से मिला है वो तुम कभी रोक नहीं पाओगे, तुम भी अपनी संतान को जरूर दोगे। जैसे जन्म से तुम्हारे 2 आंखें हैं, तो तुम्हारे बच्चे के भी 2 आंखें होंगी, 2 कान हैं, एक नाक है, एक मूंछ है, एक पूंछ है। जितने तुम्हारे अंदर जन्म से अंग हैं या कैरेक्टर हैं, वो तुम्हारे बच्चे में भी जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन मान लो तुमने कसरत कर करके जे भयानक बाइसेप्स बना ली, तो जरूरी नहीं तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही ताल ठोके आ जाओ पापा, है कि नहीं। जरूरी नहीं पहलवान का बच्चा पहलवान हो ना, सुना। तो इस तरह से हम तुमसे कहेंगे कि ये वो लक्षण होते हैं जो सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन की वजह से आते हैं, और इन लक्षणों को हम लोग खुद से अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। और जबकि इनके लिए कहा जाता है कि ये लक्षण जो होते हैं तो वो आफ्टर बर्थ डेवलप होती हैं, ये जबकि वो वेरिएशंस होती हैं जो सिंस बर्थ मौजूद होती हैं, जन्म से मौजूद होती हैं। और जो लक्षण हमें माँ बाप ने जन्म से मिले, वो हम भी अपने बच्चों को देंगे। अर्थात ये वाले वेरिएशंस इनहेरिटेबल होते हैं, इनहेरिटेबल होते, पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। बात समझ ना। आखिरकार इन वेरिएशंस का कारण क्या है? सोमैटिक वेरिएशन का मुख्य कारण क्या है? तो हम तुम्हें एक कहानी सुनाते थे कि 2 तोता थे, तो इनसे पैदा हुए, जुड़वा पैदा हुए, और एक को उठा ले गया साधु बाबा, एक को उठा ले गए बदमाश। 20 साल बाद दोनों मिले, तो देखा क्या कि साधु बाबा वाला हमेशा कहता है राम 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 राम, और जो बदमाश उठा ले गए थे, वो जब भी बोलता था पकड़ो मारो साले को, पकड़ो मारो साले को, पकड़ो मारो साले को, गाली देता था। जो उनके बिहेवियर में इतना बड़ा अंतर आ गया, वेरिएशन हो गया, उसका मुख्य कारण था माहौल कैसा था, इन्वायरमेंट। बात समझते ना। हालांकि हम तो बताएं, साधु बाबा वाला बाद में बहुत रोया, बोला कम कर दे, जीवन खराब कर दिया भैया, अपने संग ले चलो, बाल ब्रह्मचारी बना दिया। तो इस तरह से हम तुमसे कहेंगे इसका एक मुख्य कारण होता है इन्वायरमेंट। क्या होता है? इन्वायरमेंट। इन वेरिएशन का मुख्य कारण होता है इन्वायरमेंट। दूसरा, हमने तुमसे अभी जो बाइसेप्स वाली बात कही थी, अर्थात यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि हम जितना अंग हो सकता, तुमने जिम खाना ज्वाइन कर लिया हो और तुम बॉडी बिल्डर बन गए हो, जबकि पिताजी बॉडी बिल्डर ना रहे हो, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और तीसरा लिखा है कॉन्शियस इफर्ट या कॉन्शियसनेस, चेतना। जैसा कि हम तो बताते हैं, हमने देखा था जब हम तैयारी कर रहे थे, सड़क पिक्चर आई थी संजय दत्त की, बड़ी हिट हुई, और उस समय उसमें लंबे लंबे बाल थे संजय दत्त के कंधे तक, तो पता नहीं चले सारे लड़के कंधे तक बाल रखने लगे, है कि नहीं। चेतना है उनको कि कैसा माहौल चल रहा है आजकल।
फिर हम तो बताएं गजनी पिक्चर आई, तो उसमें क्या है, पूरी खोपड़ी पे रोड मैप था, ऐसा लगता जूं इधर उधर निकलने का रास्ता बना था। तो लड़के बाल छोटे छोटे करके पूरी खोपड़ी पे रोड मैप बनवा लिए, चेतना है, जबकि तोरे पापा ने कभी रोड मैप नहीं बनवाया है कि नहीं। तो इस तरह से सोमैटिक वेरिएशन का एक कारण हो सकता है कॉन्शियसनेस, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और एनवायरनमेंट। ये वो लक्षण होते हैं जो आफ्टर बर्थ हम अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। और मेंडल लैमार्क ने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि गलत था। कभी अर्जित किए हुए लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। अगर तुमने मेहनत कर करके MBBS की डिग्री हासिल कर ली तो तुम्हारे लड़के डॉक्टर पैदा नहीं होंगे। अगर उनको डॉक्टरी चाहिए तो उनको खुद से अर्जित करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, डिग्री तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने तुमसे कहा था कि अगर माँ बाप ने 2 आंखें दी तो तुम चाहे मरो चाहे जियो, तुम्हें भी 2 आंखें अपने बच्चों को देनी पड़ेगी ना। तो इस तरह से वेरिएशन 2 प्रकार की होती हैं, सोमैटिक और जेनेटिक। जो जेनेटिक वेरिएशन है स्वयं 2 प्रकार की होती है। एक कहलाएंगी कंटिन्यूअस वेरिएशन। कैसी कहलाएंगी? कंटिन्यूअस वेरिएशन। और दूसरी कहलाएंगी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या मतलब होता है, जरा इनका मतलब समझना। सीधी सी बात है, कंटिन्यूअस वेरिएशन लगता है हमारे खानदान में लगातार चली आती। जैसे समझाएं कि मान लो ये हैं हरिवंश राय जी बच्चन, है कि नहीं। मान लो इनकी लंबाई सामान्य पुरुष से ज़्यादा है, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इनकी लंबाई मान लो 6.5 फीट की है, मानव जाति से ज़्यादा है। ह्यूमन हाइट को लेकर ऐसा लगता है ये वेरिएशन दर्शा रहा है। और मान लो इनके कोई लड़का पैदा हुआ, अमिताभ बच्चन पैदा हुए, हो सकता है उनकी लंबाई मान लो 7 फीट हो गई, तो ये भी कहेंगे मानव जाति की हाइट नहीं है, थोड़ा सा अंतर दर्शा रहा है, वेरिएशन दर्शा रहा है। मान लो इनके लड़का पैदा हुआ, लंबाई हो सकता है 6 फीट रह गई हो, अभी भी ज़्यादातर पुरुषों की 6 से कम ही होती है। मान लो इनके लड़का पैदा हुआ, लंबाई मान लो 6.5 फीट हो गई हो। मान लो इनके लड़का पैदा हुआ, तुम्हें क्या पता आगे चल के क्या होगा, कह रहे लड़की है लड़की है। अरे किसने कह दिया अभी लड़का नहीं हो सकता है, बोलो ना। तो हम तो बता हो सकता है उसकी लंबाई 7 फीट हो जाए। तो इस तरह से इनके खानदान में ह्यूमन की हाइट को लेके वेरिएशन तो है। बात सोचना, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है। अमिताभ बच्चन कहेंगे हमारे दादाजी भी बहुत लंबे थे, हमारे परदादा जी बहुत लंबे थे। तो इस तरह की वेरिएशन जो किसी के खानदान में लगातार चलती चली आती है, इनको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, इनको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। और यहाँ बड़ी खास बात है कि एक मीन वैल्यू है। जैसे मान लो तुमने कभी पेंडुलम के सवाल लगाए हो, है कि नहीं, कभी इधर जाएंगे तो कभी इधर जाएंगे। लगता है कि मीन वैल्यू के इधर उधर टू एंड फ्रो मूवमेंट ऐसे दर्शाते रहते हैं। तो एवरेज बात करें तो लगता है अमिताभ बच्चन के खानदान की 6.5 फीट लंबाई एवरेज है। कुछ लोग 7 फीट हो गए, कुछ 6.5 बजे, कुछ 6 रह गए, है कि नहीं। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा के बीच ये थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन तो हो सकता है, फिर भी ओवरऑल ह्यूमन हाइट को लेकर वेरिएशन है समाज में इनमें। ठीक, तो इस तरह से वेरिएशन कंटिन्यूअस कहलाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आते हैं। अब मान लो कहीं ऐसा हो कि हरिवंश जी राय के बच्चन के बच्चा पैदा हुआ, अमिताभ बच्चन, चलो ठीक है। इनके मान लो बच्चा पैदा हुआ और अचानक उसके कहीं ओनिडा टीवी की तरह सींग निकल आए। क्या निकल आए? सींग। तो बताओ ये सींग का होना, ये हॉर्न निकल आए, ये इनके खानदान में पहले से चले आ रहे क्या? नहीं। और चूंकि जेनेटिक वेरिएशन पढ़ा रहे हैं, डीएनए में जरा सी छेड़छाड़ हो जाए तो आगे तो जानी ही जानी है। तो पता चला इनके लड़के के भी निकल आए, फिर इनके लड़के के भी निकल आए। तो यही कहना चाहते हैं, अचानक ये सींग आ जाना, मानव जाति के लक्षणों में वेरिएशन हो जाना, इस तरह के वेरिएशन कहलाएंगे डिसकंटिन्यूअस, जो इनके खानदान में पहले से नहीं आ रहे, अचानक कहीं से अपीयर हो गए, सडनली अपीयर हो गए। सडन अपीयरेंस वाले ऐसे कैरेक्टर को कभी कभी म्यूटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन ये कहा जाता है कि म्यूटेशंस आर द फाउंटेन फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन। आज पहली बार तो ये म्यूटेशन कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाएगा, लेकिन यहाँ से आगे गौर करो तो ये लगता है इनके खानदान में अब सींग का बनना चालू हो गया। आज के बाद ये भी कंटिन्यूअस वेरिएशन में ही काउंट किया जाएगा। बात समझते ना? 2 प्रकार की वेरिएशन बताई, कौन कौन सी? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किसको कहा? जो खानदान में पहले से चली आ रही है। अच्छा तो बताएं कि कंटिन्यूअस वेरिएशन का कारण क्या हो सकता है? काज आप कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है? तो हम तुम्हें क्या बताएं, जैसे मान लो ये थे चचा या ये है चाची, और तुम जानते हो कि हम लोगों में ऐसे 22 जोड़ी ऑटोसोम, लेकिन लास्ट में एक्स या वाई क्रोमोसोम भी होते ना, ऐसे होते हैं तमाम जोड़ी। जब तुम्हें सेल डिवीजन पढ़ाएंगे
तो मैं बताएंगे कि जब गैमीट्स बनते हैं तो कुछ गुणसूत्र एक में आ जाते हैं, कुछ गुणसूत्र प्रत्येक सेट का एक अलग आ जाता है। लेकिन जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो वहां पर एक नई कहानी बताएंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्या बताएंगे? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो एक तो कारण तो यही होता है कि जैसे अब यहाँ इतनी लंबी कहानी नहीं समझा सकते हैं कि एक तो कारण हो सकता है क्रॉसिंग ओवर, गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही क्रॉसिंग ओवर हो जाए। दूसरा क्या कारण होता है? दूसरा कारण होता है कंटिन्यूस वेरिएशन का, कि यहाँ स्पर्म बने और यहाँ ओवा बने, अब न जाने कौन सा ओवा किस स्पर्म से मिले, ये इससे मिलेगा कि ये इससे मिलेगा, है कि नहीं? फिर ये भी नहीं पता है, सोचो जरा, हो सकता है यहाँ पर ये मान लो जीन है और यहाँ पर मान लो इसका खराब जीन है, खोखला। हो सकता है यहाँ किसी कैरेक्टर का डोमिनेंट हो, यहाँ मान लो खोखला। लेकिन जब ये सेपरेट हो रहे होते हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है। हो सकता है इस ओवा में इधर का ये आ गया हो लेकिन इधर का ये आ गया हो, या ये संभावना है कि इधर का ये आया था इसका ये आ गया। तो तीन मुख्य कारण होते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन के। नंबर एक गैमेटोजेनेसिस समय क्रॉसिंग ओवर, फिर जब जुदा होते हैं अर्थात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और तीसरा मुख्य कारण होता है कि पता नहीं कौन सा स्पर्म किस ओवा से फ्यूज हो, अर्थात रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इस तरह से वेरिएशन होती। तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन थी, उनका दूसरा नाम क्या बताया था? सडन अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर को क्या कहा था? म्यूटेशन कहा था। क्या कहा था? म्यूटेशन। चलो हम आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो म्यूटेशन जो होते हैं इसको कहते हैं, म्यूटेशन माने सिंपली यही होता है। क्या होता है म्यूटेशन माने सिंपली? है सडन इनहेरिटेबल चेंजेज आर नोन एज म्यूटेशन। अचानक सींग निकल आए और पीढ़ी दर पीढ़ी भी जाने लगे तो फिर सींग का निकलना म्यूटेशन कहलाएगा। बताओ, अच्छा ये शरीर कंटिन्यू करता है कि जर्मप्लाज्म करता है? हमने कहा था पीढ़ी दर पीढ़ी तो सिर्फ डीएनए जाता है ना, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। तो चाहे तो कहते हो सडन इनहेरिटेबल चेंजेज आर नोन एज म्यूटेशन, या हमारी भाषा में बात करो तो सिंपली इतना कह दो कि एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। डीएनए के साथ कोई भी छेड़छाड़ करोगे म्यूटेशन ही कहलाएगा। और डीएनए हमारे अंदर, हम तुम्हें बताते हैं कि एक टेप रिकॉर्डर की कैसेट को कहते हैं क्या? क्रोमोसोम। और उसकी रील को क्या कहा करते थे हम? डीएनए। क्या कहा करते थे? डीएनए। तो हो सकता है हमने तुम्हारे अंदर कैसेटों की संख्या के साथ छेड़छाड़ कर दी, अर्थात इसलिए एक नाम बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या करेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और हम तुमसे कहा करते थे पूरे कैसेट को क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन इसकी रील को डीएनए कहते थे। और रील में जहां तक एक गाना लिखा होता है उस टुकड़े को क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर गाने का जीन कहते हैं। तो चाहे तो हम तुम्हारे अंदर कैसेटों की संख्या घटा बढ़ा दें, अर्थात क्रोमोसोमल म्यूटेशन कर दें, या फिर जो ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन है इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दें। इसलिए दूसरा प्रकार होता है जीन म्यूटेशन। क्या होता है? जीन म्यूटेशन। दो प्रकार का होता है म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या हो सकता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन में दो पॉसिबिलिटी है। क्या? कि हमारे अंदर प्रत्येक गुणसूत्र की दो दो कैसेटें होती हैं, हम लोग डिप्लॉयड होते हैं ऐसे, मान लो तीन तीन कर देता हूं, तो एक चेंज हो सकता है हमारे अंदर। क्या हो सकता है? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, कि किसी भी इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं 46, उनकी गिनती चेंज हो जाए। क्या चेंज हो सकती गिनती? तो हम तुम्हें बताएंगे कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर में भी दो बातें बताएंगे। एक शब्द होता है यूप्लॉइडी। क्या होता है? यू माने ट्रू, प्लॉइडी माने मल्टीपल। या तो यूप्लॉइडी हो जाए, और ये एक शब्द बताएंगे इसका विलोम शब्द। विलोम शब्द बनाने के लिए स्पेलिंग में ए या एन लगा देंगे। चलो हमने एन लगा दिया तो क्या हो जाएगा? यूप्लॉइडी। ऐसे क्या होता है यूप्लॉइडी? यू माने ट्रू, प्लॉइडी माने मल्टीपल। अर्थात फिर समझना कि जैसे हम तुमसे कहा करते हैं कि प्रत्येक पिक्चर की एक एक कैसेट तैयार की जाए। इसको समझाएं इससे पहले एक छोटी सी बात आता है, गेहूं का कैसे बता दें। गेहूं के लिए कहा जाता है कि 2n बराबर 6x बराबर 42। क्या मतलब होता है? इससे बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
वेयर n इज द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, वेयर n इज द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, अर्थात मोनोप्लॉइड नंबर। अभी समझाते हैं, टेंशन मत लेना। मोनोप्लॉइड शब्द जैसे मान लो गेहूं की एक सेल है, तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है गेहूं में एक कैसेट हो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरी कैसेट हो मर्डर की, तीसरी कैसेट हो शोले की। ये क्रोमोसोम है, हमने उनको नाम दे दिया है, दबंग की, अगले की, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्रत्येक पिक्चर की एक एक कैसेट अरेंज की तो पता लगे गेहूं की एक सेल में टोटल 7 पिक्चरों की कैसेट है। तो अभी जो कुछ तुम्हारे सामने लिखा है कि DDLJ की भी एक कैसेट है, मर्डर की, प्रत्येक पिक्चर की, गेहूं के अंदर जितनी पिक्चरें हैं सबकी एक एक कैसेट अरेंज की जाए तो जो कुछ बनता है इसको बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, मोनोप्लॉइड नंबर कहते हैं। अगर गेहूं के सेल का एनालिसिस की तो पता चला नहीं गेहूं में DDLJ की 2 कैसेटें, गेहूं में शोले की 2 कैसेटें, मर्डर की भी 2 कैसेटें हैं, दबंग की भी 2 कैसेटें हैं, कैसेटें हैं, प्रत्येक पिक्चर की 2 कैसेटें। तो पता चले हम ऐसी कंडीशन को कह देंगे डिप्लॉइड। क्या कह देंगे? और अगर मान लो यहां पता चला DDLJ की 3 कैसेटें हैं, शोले की भी 3 कैसेटें हैं, मर्डर की भी 1 2 3 1 2 3, तो इस तरह से अगर प्रत्येक पिक्चर की 3 कैसेटें हैं तो गेहूं कहलाएगा ट्रिप्लॉइड। और अगर 4 हैं तो टेट्राप्लॉइड, 5 होती पेंटाप्लॉइड। गेहूं में तो वास्तव में कितनी होती हैं? 6 होती हैं, इसलिए गेहूं कहलाता है हेक्साप्लॉइड। क्या कहलाता है? हेक्साप्लॉइड। ऐसे तो एक सेट हमने यहां पर बना दिया, दूसरा सेट ये बनाया, तीसरा सेट ये वाला बनाया, चौथा 5वां सेट पूरा ये है और 6वां सेट ये है। तो गेहूं में इस तरह से हेक्साप्लॉइड कहलाता है। ठीक है ना? फिर भी अगर सवाल पूछे कि गेहूं में मोनोप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड नंबर कितना होता है, अर्थात मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में कितने होंगे, तो जितने भी सेट होते हैं आधे आधे बांट दो, या ऐसे कर लो कि 2n बराबर, चूंकि 42 है तो n बराबर कितना आएगा? 42/2, यानी कि टोटल 21 गुणसूत्र आएंगे। भाई एक सेट में 7 गुणसूत्र है तो 3 सेट में कितने हो गए? 7 21। तो इस तरह से इंसान में भी संभव है कि हम तुमसे बोले कि हम लोग बाकायदा, तो फिर सुनना, यूप्लॉइडिक मतलब होता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ए बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम के मल्टीपल में गुणसूत्र बढ़ जाए तो हो गया ना चेंजिंग जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारे शब्द बोले जा सकते हैं, जैसे मोनोप्लॉइडी हो सकती है। मोनोप्लॉइडी माने तो सिंपली हो गया n/1, एक बेसिक सेट, या x, यहाँ x नहीं लिखते हैं, x लिख सकते हैं, लेकिन आज यहाँ n को, क्योंकि हम लोग डिप्लॉइड है, अगर कहानी 2 हो जाए, डिप्लॉइडी हो जाए तो क्या कहोगे? अच्छा चलो इसको x ही करते हैं, लेकिन फिर हम दोबारा x लिखेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार समझ लेना, अगर किसी में बेसिक सेट है मान लो x, और उसमें 1 का गुणा कर दिया जाए तो जो क्रोमोसोम निकलेगा मोनोप्लॉइड निकलेगा। और बेसिक सेट जितना थे गुणसूत्र, मान लो जैसे ह्यूमन में 23 होते एक बेसिक सेट में, इसमें 2 का गुणा कर दें तो टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो 23 × 2 हो जाएगा, तो हम लोग डिप्लॉइड। अलग बात है कि हम लोगों में ये सामान्य कंडीशन होती। कहीं ऐसा हो जाए कि 23 एक सेट में गुणसूत्र होते हैं, ×3 कर दें तो क्या कहलाएंगे हम लोग? ट्रिप्लॉइड। 23 × 4 कर दें तो हम लोग कैसे बन जाएंगे? टेट्राप्लॉइड। तो ये अलग बात है कि, और जितनी डिप्लॉइडी के बाद के शब्द हैं सबको मिला के चाहो तो पॉली कह दो, क्योंकि मोर देन 2 के लिए पॉली बोला जाता है। तो इस तरह से यूप्लॉइडी तब कहलाती है जब किसी ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक सेट के मल्टीपल में क्रोमोसोम नंबर घट जाता है या बढ़ जाता है। अलग बात है कि इस तरह की प्लॉइडी ज़्यादा देखने को मिलती है प्लांट में, हम लोगों में सामान्य कंडीशन होती है डिप्लॉइडी। ऐसा क्यों हो जाता है आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। लेकिन एन्यूप्लॉइडी फिर क्या होती है? मान लो अच्छा खासा सब कुछ था, चलो अगले पे बताते हैं। मान लो ये कोई बच्चा था और अपनी मम्मी के पेट में था, यह है मान लो इसकी मम्मी, ठीक है, मान लो इसकी मम्मी है, पेट में था उनके, और हमने क्या किया, आंटी जी के शरीर से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला। मान लो ये आंटी जी हैं और यहीं कहीं पप्पू का अंडांशाला है कि नहीं। और तुम जानते हो
कि हम लोग जब मम्मी के पेट में जुड़े होते हैं अम्बिलिकल कार्ड द्वारा, लेकिन एक पानी से भरे थैला में मजे करते रहते हैं। क्या नाम होता है इस पानी से भरे थैला का नाम? एमनियोटिक फ्लूइड। और हम तुमसे कहते हैं कि हम लोग घंटा 2 घंटा वॉशिंग पाउडर में अगर हाथ धुले तो स्किन सड़ने लगती है, टूट टूट के गिरने लगती। बाबूजी तो 9 महीने से पानी में ही डूबे। ये मान के चला जाता है कि इनके शरीर की कोई सेल्स टूट टूट कर इस एमनियोटिक फ्लूइड में जरूर गिरती रहती होंगी। मान लो हमने सिरिंज से आंटी जी के अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, तो हम ये मान सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ एक आध सेल तो आ ही गई होगी बच्चे की ना। क्या तुमने एमनियोसेंटेसिस शब्द सुना? अब चूंकि इस सेल को बाहर निकालेंगे तो हम तुमसे कहा करते हैं कि अगर तुम्हें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो इंटरफेज में करना चाहिए कि माइटोटिक फेज में? बताते क्रोमोसोम छोटे छोटे मोटे मोटे प्यारे प्यारे दिखते हैं मेटाफेज में। किसमें देखते हैं? तो सबसे पहले जब सेल निकालते हैं तो हम करते क्या है, तो हम बताने जा रहे हैं कि इसमें सेल डिवीजन स्टिमुलेट कर देते हैं किसी तरह से। प्रोफेज आई होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी। मेटाफेज आएगी, क्रोमोसोम में मैक्सिमम कॉइलिंग कंडेंसेशन हो गया होगा। और जैसे ही मेटाफेज में पहुंचती है तो इसके अंदर स्पष्ट स्पष्ट क्रोमोसोम बन जाते हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अभी भी है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी तो रुकावट पैदा करेगी। हम चाहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हट जाए तो फ्री क्रोमोसोम से देखने को मिल जाए। कैसे फाड़े इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? छेड़िए थोड़ी से तो कुच्चा हो जाएंगे। इस पर ये भी क्रोमोसोम भी एक तरीका है। अगर इस सेल को अच्छा मेटाफेज में जैसे ही सेल पहुंचती है आगे एनाफेज टीलोफेज कंप्लीट हो गई तो भी लफड़ा हो जाएगा, फिर क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमैटिड पढ़ने को मिलेगी। तो जैसे ही सेल मेटाफेज में पहुंचती जहर डाल देते हैं। उस माइटोटिक पॉइजन का नाम होता है कॉल्चिसिन। किस फैमिली के प्लांट से प्राप्त होती है? लिलिएसी फैमिली के, कॉल्चिकम ऑटमनेल से। तो स्पिंडल फॉर्मेशन हो नहीं पाता, सेल डिवीजन यहीं पर अरेस्ट हो जाता है। अब इस सेल को हम किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में डाल देते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देते हैं, पानी अंदर जाता है, सेल मेम्ब्रेन फट जाती है। इस टेस्ट ट्यूब में या बीकर में क्रोमोसोम फ्री हो गए। फिर इन क्रोमोसोम्स को हम साइज के घटते या बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में अरेंज करते हैं। ऐसा स्टेशनरी की दुकान पे चार्ट पेपर आता है, जैसा इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा बनाया होगा। अब इसी पर हम क्या करते हैं, साइज के घटते हुए क्रम में ऐसे क्रोमोसोम्स अरेंज करते हैं। तो पता चला प्रत्येक पोजीशन पर, और ये पहली जोड़ी की पोजीशन है, ये दूसरी जोड़ी के गुणसूत्र है, ये तीसरी जोड़ी के गुणसूत्र है, ये चौथी जोड़ी गुणसूत्र है। ऐसे जब सारे क्रोमोसोम अरेंज किए, अब गिन के नहीं बनाएंगे, ऐसे समझना। तो पता चला कि इस पेट में जो बच्चा है, अगर गिन के नहीं बना रहे, इसी अंदाज से बना दे रहे, ठीक। अगर जो पेट में बच्चा है तो सारे क्रोमोसोम तो ऐसे साइज के घटते हुए क्रम में लगाए जाते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम का साइज चाहे जितना बड़ा हो, उनको हमेशा लास्ट पोजीशन पर ही रखते हैं। और लास्ट पोजीशन पर रखने के बाद ये पता चला कि अगर दोनों गुणसूत्र साइज में एक जैसे हैं तो समझ जाते हैं आने वाली संतान लड़की होगी। साइज में एक जैसे हैं, अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करें तो सिंबल से दर्शाएं तो दोनों को एक्स एक्स करना पड़ेगा। और हम तुम्हें बताएंगे कि अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो हम समझ गए एक आंटी जी हैं और एक अंकल जी। एक्स वाई जीनोटाइप है, आने वाली संतान, पेट में पलने वाली संतान लड़की है, लड़का है। तो इस तरह से एमनियोसेंटेसिस से हम प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन तो करते ही थे। पता ये जो चार्ट तैयार होता है इससे पूरे जीनोटाइप का आइडिया लग जाता है। इसको कहा जाता है आइडियोग्राम। क्या कहा जाता है? और जब हमने आइडियोग्राम देखा तो पता चला कि इस 21वीं जोड़ी पर, पोजीशन पर, मान लो किसी सामान्य पुरुष में हम लोग डिप्लॉयड हैं, प्रत्येक पोजीशन पर 2-2 गुणसूत्र होने चाहिए थे। और पता चला यहाँ 21वीं पोजीशन पर मान लो 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो गए। तो टोटल अब इसमें गिनोगे तो 46 आएंगे कि 47 आएंगे हैं? और 47 को समझ गए ना, ऐसे नहीं लिखा जा सकता 23 गुणे इतने ना। 47 को हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते हम कि 23 गुणे 1, 23 गुणे 2, 23 गुणे 3। यहाँ ट्रू मल्टीपल में क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है। 46 के बजाय 47 हो गए, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल तो हो गया, वो भी क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ, तो प्लॉइडी तो हुई, मतलब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर तो हुआ, लेकिन ट्रू मल्टीपल में नहीं, ट्रू प्लॉइडी नहीं हुई, इसलिए एन्यूप्लॉइडी में आएगा। हो क्या गया कहोगे? ट्राइसोमी एट 21st पोजीशन, 21वीं पोजीशन पर 3 कलर्ड बॉडी आ गई, 3 सोमा आ गई। कभी पढ़ाएंगे इसको, क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। मान लो किसी इंसान का इस तरह से हमने आइडियोग्राम बनाया, प्रत्येक पोजीशन पर 2-2 गुणसूत्र थे,
पता चला ये मान लो 18वीं पोजीशन है, हर जगह 2-2 गुणसूत्र होने चाहिए था, यहां एक जैसे 3 गुणसूत्र आ गए। कितनी कलर्ड बॉडी आ गई? क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी 1 2 3। तुम कहोगे अरे लड़का गड़बड़ है, इसको सिंड्रोम पैदा होगा, जेनेटिकली गड़बड़ पैदा होगा, क्योंकि इसमें हो गई ट्राइसोमी एट किस पोजीशन पर? 18th पोजीशन पर। ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे, इसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको? मान लो हमने किसी बच्चे का आइडियोग्राम तैयार किया, प्रत्येक पोजीशन पर 2-2 गुणसूत्र होना चाहिए। पता चला कि 13वीं पोजीशन पर 13th पोजीशन पर 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो गए। हो गया ना म्यूटेशन। एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन, चाहे क्रोमोसोम लेवल पर किया जाए चाहे जीन लेवल पर किया जाए। इसको कहेंगे ट्राइसोमी एट 13th पोजीशन। सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, लेकिन इसका नाम हमें अच्छा लगता पढ़ने में, पटाउ सिंड्रोम। क्या नाम है इसका? पटाउ सिंड्रोम होने लगा है। तो इसको पटाउ सिंड्रोम कभी पढ़ाएंगे, इसको एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ाएंगे 21वीं पर, कभी हम तुम्हें डाउन सिंड्रोम। सुनो तो पहले बात। मान लो कहीं ऐसा हो जाए, अभी उधर ही वापस चलते। हमने किसी का आइडियोग्राम तैयार किया और किसी प्रत्येक पोजीशन पर 2-2 गुणसूत्र होने चाहिए। पता चला तीसरी पोजीशन पर मान लो एक है क्रोमोसोम बचा, क्या कहोगे इसको? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर तो हो गया, लेकिन इसमें कहोगे 3rd पोजीशन पर एक ही कलर्ड बॉडी बची, मोनोमर 1, तो कहोगे मोनोसोमी एट 3rd पोजीशन। पक्का? इस तरह से मान लो कहीं ऐसा हो जाए, मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि किसी पोजीशन पर 1 रह गया और जबकि बाकी किसी पोजीशन पर मान लो 2 हो गए। अब क्या कहोगे? है ना, कहीं एक घट गया कहीं एक बढ़ गया। तो इस तरह से हम तुम्हें बताना चाहते थे, अभी बता रहे, तो हम तुम्हें ये कहना चाह रहे थे चेंज इन क्रोमोसोम नंबर में जो एन्यूप्लॉइडी है ये कई प्रकार की हो सकती है। इसमें ये भी संभव है हाइपरप्लॉइडी हो जाए। क्या हो जाए? हाइपर माने ज्यादा, किसी जगह पर क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो गए थे तो हम तुम्हें अभी कुछ बताए थे, हाइपरप्लॉइडी हो जाए। और या फिर किसी जगह पर क्रोमोसोम नंबर घट जाए, मतलब हाइपोप्लॉइडी हो जाए। या फिर ऐसा था कि एक जगह बढ़ गया एक जगह घट गया, मामला कैसा हो गया? मिक्स हो गया, तो इसको मिक्स्ड प्लॉइडी कहेंगे ना। हाइपरप्लॉइडी में भी ये संभावनाएं हैं। क्या संभावना है? हाइपरप्लॉइडी में ये संभावना है कि सिर्फ किसी एक जगह पर, मान लो सिर्फ किसी एक पोजीशन पर गुणसूत्र ज्यादा हो गया, 46 हो जाए, टोटल 47 हो गए, है ना, ट्राइसोमी कहेंगे। मान लो कहीं ऐसा हो जाए किसी एक पोजीशन पर एक और बढ़ जाए, तो क्या कहोगे? टेट्रासोमी कहोगे। क्या कहोगे? टेट्रासोमी। अच्छा, कहीं ऐसा संभव है कि एक जगह पर एक बढ़ गया और दूसरी जगह पर भी एक बढ़ गया, डबल ट्राइसोमी। क्या कहोगे? डबल ट्राइसोमी। समझ पाए ना? इस तरह से शब्द बोले जा सकते हैं। इसी तरह हाइपोप्लॉइडी में फिर समझना, हाइपोप्लॉइडी में मान लो किसी एक जगह पर एक रह गया, बाकी हर जगह सामान्य कंडीशन है, तो इस कंडीशन क्या कहोगे तुम? मोनोसोमी एट किस पोजीशन पर? मान लो 4th पोजीशन। कहीं ऐसा रह जाए कि 4th पे भी मान लो एक रह गया और धोखे से 2nd पर भी एक रह गया, अब इसको क्या पढ़ोगे? डबल मोनोसोमी। क्या पढ़ोगे? 2 अलग अलग जगह मोनोसोमी हो गई। और कहीं मान लो ये संभव हो जाए कि सभी पर 2-2 होना चाहिए, सो हैं, लेकिन किसी एक पोजीशन पर दोनों के दोनों गायब अगर हो जाएं, तो इस कंडीशन में क्या कहोगे? नलीसोमी। क्या कहोगे? नलीसोमी। नलीसोमी समझते हो? मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में नल पॉइंट वहाँ होता है जहाँ कोई शून्य बटे सन्नाटा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता था ना, तो इस तरह यहाँ कोई गुणसूत्र नहीं है, शून्य बटे सन्नाटा पड़ा है, तो कंडीशन को नलीसोमी। और जो मिक्स्ड प्लॉइडी वाली बात कही थी वो यही थी कि एक जगह पर मान लो मोनोसोमी हो जाए, किसी दूसरी जगह पर मान लो ट्राइसोमी हो जाए, तो न तो ऐसा लगता है ये पूरी तरह हाइपरप्लॉइडी है, न पूरी तरह हाइपोप्लॉइडी है, मामला हो गया मिक्स। याद आया? तो इस तरह से चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर में इतनी पॉसिबिलिटी है। अब बात बची है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। चेंज इन क्रोमोसोम ऐसा होता क्यों है? चेंज इन यूप्लॉइडी क्यों हो जाती है? एन्यूप्लॉइडी क्यों हो जाती है? कल ही बताएंगे। चलो अच्छा, कल ही बताएंगे, आगे कठिन है। अब यूप्लॉइडी, हाँ कल ही पढ़ाएंगे। तो अब हम तुम्हें कल बताएंगे एक बहुत अच्छा केस है, नॉन डिसजंक्शन। नाम सुना?
कल समझाएंगे। तो एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी का कारण क्या होता है कल बताएंगे।